दास्तान इश्क की भाग 1। अजीब है ना जिंदगी, इसमें कब क्या हो जाए पता नहीं। कभी सब दे दे, कभी सब छीन ले, एक पल हंसाए एक पल रुलाए। ओहो फिलॉसफी बंद करो अपनी, कॉलेज आ गए हम। ओ मैडम राधिका, कावेरी ने उसे पुकारा जो अपने ही ख्यालों में खोए हुए बोले जा रही थी। कावेरी के हिलाने पर जैसे सपने से जागी। क्या हुआ? राधिका ने पूछा। हुआ ये मोहतरमा कि आप और हम कॉलेज आ गए हैं, तो कृपया करके अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर निकले। ओह, तो हम आ गए कॉलेज। कनीज आप अपना हाथ दे तो हम उतरे। ऑटो वाला मुंह दबाए हंसने लगा तो कावेरी बोली, तुम क्या हंस रहे हो? लो पैसे पकड़ो अपने। कावेरी ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोला, ओ मैडम, मुगलों के जमाने में नहीं जी रही आप, 2024 में जी रही हैं। आ जाओ उतर कर, आज लास्ट डेट है फॉर्म जमा करने की। अगर ये निकल गई तो बैठी रहना। एक तो ये पता नहीं क्या है, सारे काम आजकल ऑनलाइन होते हैं, मगर ये अनोखा कॉलेज है जहाँ फॉर्म खुद देने आओ। कावेरी खुद ही में बड़बड़ाई जा रही थी और कॉलेज के गेट की तरफ बढ़ती जा रही थी। उसके पीछे से कोई आवाज न आती देख वो घूमी और पीछे मुड़कर देखा तो राधिका को 2-3 लड़कों के साथ बात कर रही थी। उसके पास में एक लड़की और खड़ी थी। कावेरी उसकी तरफ भागी। क्या हुआ? कावेरी ने पूछा। कुछ नहीं, ये लोग बदतमीजी कर रहे थे इसके साथ। कावेरी ने लड़की की तरफ देखा तो वो डरी सहमी सी खड़ी थी। कावेरी ने सांस भरी और उन लड़कों की तरफ देखकर बोला, देखें, हम यहाँ फॉर्म जमा करने आए हैं, आज लास्ट डेट है। कावेरी कहकर राधिका का हाथ पकड़कर अपने साथ खींचते हुए ले जाने लगी। अरे मैं भी यही बोल रही हूँ कि जाने दे इनको, फॉर्म जमा करने आई हैं, पर ये उसे परेशान कर रहे हैं। राधिका ने उस दूसरी लड़की का हाथ पकड़ते हुए कहा और उसे अपने साथ ले जाने लगी। तभी उसमें से एक लड़के ने कहा, क्या बढ़िया आइटम आए हैं इस बार कॉलेज में, और गाते हुए उनके पीछे चलने लगा। ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता। दूसरी लड़की के नजदीक आकर उस लड़के ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा तो राधिका और कावेरी दोनों को एक झटका लगा और वो पीछे की तरफ हो गई। कावेरी जो आगे चल रही थी उसने मन में बोला, लो हो गया स्यापा, इन लड़कों को नहीं पता इन्होंने क्या कर दिया। वो लड़की उस लड़के से हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। राधिका ने उस लड़की का हाथ छोड़ा और लड़के की तरफ दोनों हाथों को बांधे मुस्कुराते हुए बढ़ी। उसने एक नजर उस लड़के को देखा, एक जोर का थप्पड़ उसको मारा, उस लड़की का हाथ अपने हाथ में लिया और आगे जाने लगी। वो लड़का अपने गाल पर हाथ रखकर सहलाने लगा और जोर से बोला, रुक। उसके दोस्त भी उसके पास आ गए और सबने राधिका, कावेरी और उस लड़की को घेर लिया। कावेरी ने राधिका की तरफ देखा और गुस्सा करते हुए कहा, तुम बाज नहीं आओगी? अगर मेरा फॉर्म जमा नहीं हुआ ना तो बताऊंगी तुम्हें। उन लड़कों में से एक लड़के ने जैसे ही राधिका को मारने के लिए हाथ उठाया, राधिका ने उसके हाथ को घुमाया और उसकी पीठ से लगाते हुए बोली, क्या कहा हमारी दोस्त ने, सुना ना? फॉर्म जमा करना है, समझ में नहीं आता क्या? इतना कहकर एक लात उसके कमर पर मारी। वो लड़का आगे की तरफ जाकर गिर गया। बाकी बचे हुए लड़कों ने कावेरी और राधिका को मारना चाहा तो दोनों ने उनका भी वही हाल किया। वो लड़के एक तरफ पड़े हुए उठने की कोशिश कर रहे थे। राधिका ने कहा, बोला था ना जाने दो, खैर अब क्या कर सकते हैं। चलो कावेरी, और तुम भी, क्या नाम है तुम्हारा? जी प्रिया। चलो तुम भी। ये क्या, इतनी भीड़ एंट्रेंस पर? राधिका ने कॉलेज के गेट की तरफ देखते हुए कहा, जी इसीलिए मैं बोल रही थी कि चलो, लेकिन तुमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन इतनी भीड़ है क्यों? अब वो तो आगे जाने पर पता चलेगा, कावेरी ने मुंह बनाते हुए कहा। राधिका ने प्रिया का हाथ और कस के पकड़ लिया और तेज कदमों के साथ आगे बढ़ने लगी। कॉलेज के गेट पर पहुंचकर उसने एक लड़की से पूछा कि क्या हुआ है। उस लड़की ने कहा, आज फॉर्म जमा करने की लास्ट डेट है, इसलिए इतनी भीड़ है। सबको आज ही फॉर्म जमा करना है? हाँ बिल्कुल, सब सो जो रहे थे। चलो ना आगे, यहाँ खड़े रहे तो हो गया फॉर्म जमा, राधिका ने आगे बढ़ते हुए कहा। तभी अनाउंसमेंट हुई, सब लोग एक लाइन बना लें, आप सबका फॉर्म आराम से लिया जाएगा, और अगर ऐसे ही भीड़ लगा कर रखेंगे तो हम किसी का फॉर्म नहीं लेंगे। फॉर्म सभी को जमा करना था, इसलिए सब लाइन बनाकर खड़े हो गए।
सबको कॉलेज के अंदर बुला लिया गया और 10 मिनट के बाद फॉर्म जमा होने लगे। राधिका और कावेरी भी फॉर्म जमा करके अपने घर की तरफ चले गए। चलो, राधिका उन दोनों के साथ कॉलेज की तरफ बढ़ गई। चलो, फॉर्म जमा हो गया। शाम का क्या प्रोग्राम है राधिका? कुछ नहीं, मम्मी ने कहा था जल्दी आ जाना, कुछ मेहमान आने वाले हैं और ताऊ जी भी आ रहे हैं। चलो तुम भी। ताऊ जी आ रहे हैं? ना बाबा, उनसे डर लगता है मुझे, राधिका ने हंसते हुए कहा। डरना क्यों? वो तुमसे कुछ कहते कहाँ है? कहना छोड़ो, उनके देखने भर से हालत खराब होती है मेरी। राजपूत हैं हम, होने भी चाहिए। हाँ, बस तलवारों की कमी है, बाकी तुम हो तो लड़ाका ही। वैसे तुम जहाँ जाती हो 2-4 तो पिट ही जाते हैं तुमसे। राधिका ने मुस्कुराकर कावेरी की तरफ देखा और दोनों कॉलेज के गेट से बाहर निकल आई। सुनिए, किसी ने पीछे से पुकारा। दोनों ने पलट कर देखा तो प्रिया थी। वो उनके पास आई और बोली, थैंक यू, आज आपने मुझे बचा लिया। राधिका ने कहा, हम हमेशा नहीं आने वाले, तुम थोड़ी सी हिम्मत करो तो ये लोग कुछ नहीं कहेंगे। प्रिया ने अपना सिर हिलाया और ऑटो की तरफ बढ़ गई। राधिका और कावेरी भी ऑटो की तरफ बढ़ गई। ऑटो एक घर के सामने रुका, एक मध्यम वर्गीय घर जो बाहर से सुसज्जित था। कुछ फूलों के पौधे लगे हुए थे, उन पर खिले हुए फूल इठला रहे थे, जैसे आने वाले का स्वागत कर रहे हों। राधिका और कावेरी दोनों उस ऑटो में से उतरी। राधिका ने उसे पैसे दिए। कावेरी अपने घर की तरफ जाने लगी, जो कि 2 घर छोड़कर था, और राधिका ने अपने घर की डोरबेल बजाई। दरवाजा खुला तो सामने धोती कुर्ता पहने हुए मुस्कुराते हुए देवेंद्र जी खड़े हुए थे। ताऊ जी, कहते हुए राधिका उनके गले से लग गई। आ गई हमारी लाडो रानी। जी ताऊ जी, कैसे हैं आप? हम तो बढ़िया हैं, और आपसे मिलकर और भी बढ़िया हो गए। कहते हुए उन्होंने राधिका को साइड से पकड़ लिया। आहा, आज तो बहुत खुशबू आ रही है, मालपुआ बन रहा है। हाँ, और आप आए जल्दी से तो खाते हैं। अरे वाह, कावेरी को बोला था मैंने कि आ जाए, लेकिन वो आई नहीं। हम अभी आते हैं हाथ मुंह धोकर। कहते हुए वो अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद राधिका आकर अपने ताऊ जी के पास बैठ गई। उसकी मम्मी शीतल जी मालपुआ लेकर आई और राधिका खाने लगी। वाह मम्मी, क्या मालपुआ बनाया है, मजा आ गया। उसने आगे पूछा, कोई आने वाला था ना, आपने कहा था, आए नहीं वो? उसकी इस बात पर देवेंद्र जी और शीतल एक दूसरे की तरफ देखने लगे। राधिका अपने खाने में मग्न थी। देवेंद्र जी ने कहा, आएंगी शाम तक, तुम खाओ। वैसे कौन आने वाला है? पुरानी जान पहचान है, जब आएंगे तब मिल लेना, देवेंद्र जी ने कहा। राधिका ने कुछ नहीं कहा और खाने में मस्त हो गई। लेकिन देवेंद्र जी खाते खाते रुक गए और घड़ी की तरफ देखने लगे। और बस 3 घंटे, उसके बाद जो होगा वो उनको भी नहीं पता था। राधिका के पिता सुरेंद्र जी अब इस दुनिया में नहीं थे। उसकी माँ शीतल जी एक अध्यापिका थी और 2 महीने पहले ही रिटायर हुई थी। देवेंद्र जी उनके पुश्तैनी गांव में जमीन देखते थे। वहीं जो खेती होती उसमें से कुछ बेच देते थे और कुछ घर के लिए रख लेते थे। उनका गुजारा हो जाता था। उन्होंने शादी नहीं की थी। राधिका को वो अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे और 2 या 3 महीने में एक बार आ जाते थे। शाम के 4:30 बज गए थे। देवेंद्र जी कमरे में चहलकदमी कर रहे थे। तभी शीतल ने दरवाजा खटखटाया। आ जाओ, देवेंद्र जी ने कहा। शीतल कमरे में आई और बोली, क्या करे भाई साहब, किसी भी वक्त वो आते होंगे। मैं भी वही सोच रहा हूँ। थोड़ा रुककर उन्होंने कहा, अब सब ऊपर वाले पर छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा। कभी न कभी तो ये होना ही था। तुम राधिका को तैयार होने के लिए बोल दो। जी, शीतल कहकर कमरे से बाहर निकल आई। उसने राधिका को तैयार होने के लिए बोला और खुद भी तैयार होने चली गई। 5 बजे एक साथ 3 गाड़ियां आकर दरवाजे के सामने रुकी। उसमें से लोग उतरकर उस घर के आसपास खड़े हो गए। देखने में बॉडीगार्ड लग रहे थे, लेकिन यूनिफॉर्म किसी ने भी नहीं पहनी थी। उसमें से बीच वाली गाड़ी में से आगे की सीट पर से उतरकर किसी ने जल्दी से पीछे वाला गाड़ी का दरवाजा खोला। उसमें से धोती कुर्ता पहने हुए, होठों पर मुस्कान लिए एक शख्स बड़े रौबदार तरीके से बाहर निकला। उन बॉडीगार्ड्स में से किसी ने तब तक डोरबेल बजा दी थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।
ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए फिर कहानी को कंटिन्यू करते हैं। गार्ड्स ने डोरबेल बजाई तो अंदर से दरवाजा खुलने की आवाज आई। देवेंद्र जी को दरवाजे पर देखकर उस शख्स ने मुस्कुराते हुए झुककर उनके पैर छुए। खुश रहिए कुंवर आदित्य, देवेंद्र जी ने कहा। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक हैं। भुवन जी आप? बस कृपा है आपकी, भुवन ने हाथ जोड़ते हुए कहा। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी नहीं, आइए। और देवेंद्र जी खुद आगे चलने लगे, आदित्य और भुवन उनके पीछे। देवेंद्र जी ने उनको कमरे में बिठाया और बोले, आप बैठे, हम अभी आते हैं। आदित्य बैठे हुए कमरे को देख रहा था। उसकी नजर कोने में रखी हुई तस्वीर पर गई। वो अपनी जगह से उठा और उस तस्वीर की तरफ बढ़ा। वो तस्वीर सुरेंद्र जी की थी। आदित्य ने उस तस्वीर को छुआ और अपने हाथ जोड़ लिए। कुंवर आदित्य, शीतल ने पुकारा। आदित्य मुस्कुराते हुए उनकी तरफ घूमा और आगे बढ़कर उनके भी पैर छुए। कैसे हैं आप? हम ठीक हैं। आप? हम भी ठीक हैं, बैठे। आदित्य वहीं सोफे पर बैठ गया। भुवन आप कैसे हैं? जी ठीक हैं। तभी देवेंद्र जी राधिका के साथ कमरे में आए। आदित्य राधिका को देखकर अपनी जगह से उठ गया। देवेंद्र जी ने राधिका से कहा, ये कुंवर आदित्य हैं। राधिका ने हेलो बोला तो आदित्य ने हाथ जोड़कर उनको जवाब दिया। राधिका ने भी अपने हाथों को जोड़कर थोड़ा सा सिर झुकाकर उसका जवाब दिया। आदित्य ने भुवन की तरफ देखा तो भुवन उनकी बात को समझते हुए बोला, ले आओ सब अंदर। भुवन के इतना कहने पर 3 लोग आए और बड़े से थाल को, जो कि कपड़े से ढके हुए थे, टेबल पर रखा और चले गए। शीतल और देवेंद्र जी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और राधिका टेबल पर रखे हुए उनके थालों को हैरानी से देख रही थी। उसने पूछा, ये सब? तभी आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, शगुन है शादी के लिए। शादी? किसकी शादी? राधिका ने पूछा। आदित्य ने कहा, आपकी और हमारी। हमारे घर में अब कोई बड़ा है नहीं, तो हम आए हैं आपके लिए ये लेकर। इतना सुनते ही राधिका झटके से खड़ी हुई और गुस्से से बोली, मैं आपको जानती नहीं, हैं कौन आप? और ये शादी क्या मजाक है? अभी इसी वक्त मेरे घर से बाहर जाइए, आप निकलिए। राधिका, शीतल ने कहा। क्या माँ, ये हैं कौन? और ताऊ जी, आपने इनको अंदर कैसे आने दिया? ये क्या बेकार की बातें कर रहे हैं? राधिका की आवाज कुछ ज्यादा ही ऊंची हो गई थी। अभी जो लोग थाल रख कर गए थे, आवाज सुनकर अंदर आ गए और उन्होंने गन पॉइंट की। आदित्य ने देखा तो भुवन को कहा, ये क्या है? अरे हम कर लेंगे इनसे बात, हटाओ इन सबको यहाँ से। भुवन ने उनको इशारे से जाने को कहा तो वो लोग चले गए। आदित्य ने राधिका की तरफ देखा और बोला, आपके तेवर हमें पसंद आए। वो उठा और मुस्कुराकर आगे बोला, शायद आपके ताऊजी ने और आपकी माँ ने आपको अभी तक बताया नहीं कि आपकी और हमारी शादी होने वाली है। ऐसा कहकर उसने देवेंद्र जी और शीतल की तरफ देखा तो उन्होंने नजरें नीची कर ली। राधिका ये देखकर बोली, ताऊजी, माँ, ये क्या बोले जा रहे हैं? कोई कुछ बताएगा? आदित्य ने कहा, हम चलते हैं, बाकी आप बता दें इनको। हम पंडित जी से पूछकर मुहूर्त निकलवा कर फोन करेंगे। कहकर आदित्य ने उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया और तेज कदमों से बाहर निकल गया। भुवन भी उसके पीछे बाहर निकल गया। ड्राइवर ने आदित्य को आते देखा तो जल्दी से कार का दरवाजा खोला। आदित्य उसमें बैठा और भुवन से बोला, कुछ लोगों को यहाँ रहने दो, नजर रखें, लेकिन उनको पता नहीं चलना चाहिए। जी। कहकर भुवन ने अपना फोन निकाला, एक नंबर डायल किया। उधर से एक ही रिंग में किसी ने फोन उठा लिया। जी सर, बोले। भुवन ने कहा, एक घर का एड्रेस भेज रहे हैं, नजर रखें उस पर, लेकिन किसी को पता न चले। ठीक है सर। कॉल कट करके भुवन गाड़ी में बैठ गया और ड्राइवर को चलने के लिए बोला। उधर राधिका ने गुस्से भरी नजरों से देवेंद्र जी और शीतल को देखा। देवेंद्र जी ने उसकी तरफ देखा और फिर शीतल की तरफ। शीतल ने कहा, राधिका शांत हो जाओ। शांत? कैसे शांत हो जाऊं मैं माँ? ये सब होने के बाद भी आप बोल रही हैं कि मैं शांत हो जाऊं? और क्या है ये सब? शादी शादी कहाँ से आ गई? उसने फिर देवेंद्र जी की तरफ देखते हुए कहा, ताऊ जी, आपने तो कहा था कि मैं जब तक अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर लेती और जो बनना चाहूँ नहीं बन जाती, तब तक ये शादी की बात नहीं होगी। आप तो जानते हैं कि हम प्रोफेसर बनना चाहते हैं। आज ही तो हम एमए का फॉर्म जमा करके आए हैं और ये सब। देवेंद्र जी ने कहा, लाडो, हम आपको बताने वाले थे,
लेकिन बस समय नहीं मिल रहा था। तो कब मिलता आपको समय? जब शादी हो जाती। जिस तरह ये हमारे घर में घुस आए, वो भी शगुन लेकर, उस तरह शादी हो जाती तब मिलता आपको समय। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। आप दोनों ने हमें क्यों नहीं बताया? क्यों क्यों? कहते हुए वो रो पड़ी। थोड़ा रुककर वो बोली, हम नहीं करेंगे शादी, चाहे जो हो जाए। और ये इंसान मेरे घर में दोबारा ना दिखे, वरना मैं मुंह तोड़ दूंगी इसका। कह दें आप उनसे, वरना मुझे दे नंबर इनका, मैं बोल दूंगी। राधिका ने कहा और तेज कदमों से चलती हुई अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। उसने दरवाजा बंद किया और अपने बेड पर जाकर लेट गई। उसकी आंखों से आंसू बहकर तकिए को भिगो रहे थे। बाहर देवेंद्र जी राधिका के जाने के बाद सोफे पर बैठ गए। अब क्या करे भाई साहब? शीतल ने कहा, कभी ना कभी तो ये होना ही था। सुरेंद्र तो चला गया ये सब करके, वो होता तो बात संभाल लेता, लेकिन खैर थोड़ा वक्त दो, उससे बात करते हैं। वक्त ही तो नहीं है भाई साहब, वक्त का इंतजार करते करते इतने साल बीत गए और आज ये हो गया। अब तो राधिका पता नहीं क्या करेगी, और कुंवर ने उधर डेट बता दी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी ही बात करनी होगी। रुको, मैं बात करता हूँ उससे। कहकर देवेंद्र जी उठे और राधिका के कमरे की तरफ गए। उन्होंने वहां पहुंचकर दरवाजे को खटखटाया। लाडो, दरवाजा खोलो। अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो उन्होंने फिर पुकारा, लाडो खोलो दरवाजा, हमें आपसे बात करनी। कोई बात नहीं करनी हमें ताऊजी, और ना ही हम ये शादी करेंगे। लाडो सुनो तो, आपके पापा ये शादी तय करके गए थे, और कुंवर आदित्य बहुत अच्छे हैं। आप सुने तो एक बार अपने पापा की खातिर। उनके इतना कहने पर राधिका ने दरवाजा खोल दिया और साइड हो गई। देवेंद्र जी और शीतल दोनों उसके कमरे में आ गए। राधिका की आंखों में अभी भी आंसू थे। शीतल ने उसे गले से लगाया और अपने साथ बिठाया। देवेंद्र जी उसके सामने कुर्सी पर बैठ गए और उसके दोनों हाथों को अपने हाथ में लेकर बोले, लाडो, हम आपको बताने वाले थे सब, लेकिन समय नहीं मिला, या कहें कि बता नहीं पा रहे थे। राधिका ने आंसू भरी नजरों से उनकी तरफ देखा। ऐसे मत देखें हमें, हम ऐसे रोते हुए आपको नहीं देख सकते। आप सुने, फिर फैसला करेंगे। देवेंद्र जी ने सांस भरी और बोले, सोनपुर आपने नाम तो सुना ही होगा। हरा भरा गांव था हमारा, सब लोग मिलजुल कर रहते थे। एक का दुख पूरे गांव का दुख, और एक का सुख पूरे गांव का सुख। 2001 की बात है, जब आप 6 महीने की थी। हमारे गांव पर नक्सलियों का हमला हुआ। उन्होंने लूटपाट तो की ही, साथ में घरों को जलाना भी शुरू कर दिया। हम वहां के सरपंच थे उस वक्त। हमला रात को हुआ। चारों तरफ से गोलियों की आवाजें गूंज रही थी। बिजली के तार उन्होंने काट दिए। चारों तरफ भगदड़ मच गई। शोर सुनकर हम लोग बाहर आए तो देखा आग लगी हुई है, गोलियों की आवाजें आ रही हैं। तब इतने मोबाइल नहीं थे। सुरेंद्र ने फोन करने के लिए उठाया तो वो भी नहीं चल रहा। क्या करे क्या ना करे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हम लोग घर के पिछले दरवाजे से निकले और किसी तरह छुपते हुए और कुछ गांव के लोगों के साथ भागते हुए आगे बढ़े जा रहे थे। आप हमारी गोद में थी और सुरेंद्र शीतल का हाथ पकड़कर भाग रहा था। शायद हमारी किस्मत अच्छी थी, रास्ते में हमें जीप आती हुई दिखाई दी। पहले तो हमें लगा कि ये लोग उन्हीं नक्सलियों में से एक होंगे। हम लोग रुक गए थोड़ा, और पास आने पर देखा तो उदय ठाकुर थे और कुछ लोग। हमारी जान में जान आई। उदय ठाकुर किशनगढ़ के सरपंच थे, जो कि हमारे गांव से थोड़ी दूर पर था। उनके साथ जीप भी थी। वो जीप से उतरे। उन्होंने जल्दी से हम सबको जीप में बैठने को बोला। हम लोग बस उनकी जीप में बैठ गए। ठाकुर साहब ने कहा, अभी चलो, बाकी बाद में बात करेंगे। जीप उसी रास्ते से दौड़ती हुई थोड़ी ही देर में सड़क पर आ गई, पर इतनी भी अच्छी नहीं थी हमारी किस्मत। जीप के सड़क पर आते ही गोलियां चलने लगी। हम सबके चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थी। सुरेंद्र पीछे बैठा था और हम आपको लिए हुए आगे। ठाकुर साहब से जीप को जंगल की तरफ ले जाने को बोला, लेकिन तब एक गोली आकर सुरेंद्र के सीने पर लग गई। जीप स्पीड में थी और रास्ता कच्चा। सुरेंद्र के खून बहने लगा। हम सब डर गए। अब क्या करें? रात अंधेरी और कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। थोड़ी दूर आने पर जीप को रोका। उदय ठाकुर जल्दी से उतरे और सुरेंद्र को देखने लगे। सुरेंद्र, कुछ नहीं होगा आपको, आप बस थोड़ा हौसला रखें। सुरेंद्र की आंखें बंद होने लगी थी। वो लड़खड़ाती हुई आवाज में बोला, ठाकुर साहब, एक वादा करेंगे?
हम आपसे कहना चाहते थे कि क्या आप कुंवर आदित्य की शादी राधिका से करेंगे? ठाकुर साहब की आंखों में आंसू थे। उन्होंने सिर हिलाकर हाँ बोला। सुरेंद्र ने कहा, मेरे जाने के बाद राधिका को आप संभाल लेना। ठाकुर साहब ने अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। शीतल, सुरेंद्र ने सांस भरते हुए कहा। शीतल रोए जा रही थी। रो मत शीतल, भैया आप भी वादा करिए कि राधिका को पिता की कमी महसूस नहीं होने देंगे। मैंने उसके हाथ पर हाथ रखा और सुरेंद्र ने अंतिम सांस ली। लाडो, ये वादा सुरेंद्र ने किया था। हम ठाकुर साहब से 20 साल से मिलते रहे। अभी 1 साल पहले ही ठाकुर साहब इस दुनिया से चले गए और जाते वक्त आदित्य को अपनी इच्छा बताकर गए। जब हम उनके अंतिम संस्कार के लिए गए थे तब आदित्य ने हमें बताया कि ठाकुर साहब और सुरेंद्र अंकल की इच्छा को हम जरूर पूरा करेंगे। अब 1 साल हो गया तो कुंवर आदित्य इसलिए आए थे। राधिका ने सब सुना तो उठकर खड़ी हुई और बोली, ताऊ जी ये बातें बहुत पहले की हैं और अब ऐसा नहीं होता। हाँ, पापा की बात का मैं मान रखती हूँ, लेकिन शादी मैं नहीं करूँगी और ऐसा कोई कानून नहीं है। जिस बात का कोई प्रमाण ही नहीं है उस बात को मैं नहीं मानती। और ये कोई पुराना जमाना नहीं है जब बचपन में शादियां तय होती थी। कौन से जमाने में जी रहे हैं आप सब और कुंवर आदित्य? आप उनको मना कर दे और जो भी सामान उन्होंने भेजा है वापस कर दे। राधिका, ऐसा नहीं कहते बेटा, तुम गलत समझ रही हो। शीतल ने कहा, माँ मुझे कुछ नहीं सुनना, ये मेरा फैसला है। ताऊ जी ने कहा ना कि फैसला मेरा होगा। देवेंद्र जी और शीतल राधिका की बात सुनकर कमरे से बाहर निकल आए। तभी उनका फोन बजा। आदित्य का फोन था। हेलो, देवेंद्र जी ने कहा। प्रणाम ताऊ जी, पंडित जी ने 2 दिन बाद का मुहूर्त निकाला है शादी का। आप बता दें कि ठीक है या नहीं। देवेंद्र जी ने कहा, कुंवर आदित्य, वो बात ऐसी है कि राधिका आपसे शादी नहीं करना चाहती। आपने सब बताया उनको? जी, सब बता दिया है। ठीक है, प्रणाम। आदित्य ने कहकर फोन रख दिया और आवाज लगाई, भुवन। आशा करती हूँ दोस्तों आपको कहानी का ये भाग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।